हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ अच्छी पंक्तियों की बात करते हैं और फिर हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। तो दोस्तों, आपका अपना जो अलग से पहचान है कि आपको लोग हमेशा याद करें, आप कुछ ऐसा अच्छा काम करें जिससे कि जहाँ पर भी आप जाए वहाँ पर आपको बहुत सारी रेस्पेक्ट मिले, और जब भी आपके साथ कोई समस्या आए तो उसमें भी आप मुस्कुरा सको और सामने वाले को ये एहसास नहीं होने दो कि आप किन समस्याओं से गुजर रहे हो। तो जब कोई इंसान तकलीफों में भी इस तरीके से अपने आप को हैंडल करना जानता है, वो इंसान एक दिन जरूर आगे बढ़ता है, जरूर उसको सफलता मिलती है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हर रात के बाद क्या आता है, दिन जरूर आता है। इसीलिए जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, उन समस्याओं को लड़कर, उन समस्याओं से निपट के आगे बढ़ना ही क्या है, जिंदगी है। तो इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ हम हमारे टॉपिक की देखेंगे भी हम क्या पढ़ रहे थे। तो हमारा टॉपिक चला था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें मैंने आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक एटम से स्टार्ट किया। एटम की पूरी जानकारी के बाद में उसका सिंबल क्या होता है, उसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं पढ़ा चुकी थी। और फिर हम पढ़ रहे थे परमाणु से संबंधित मॉडल। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु से संबंधित अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। उसमें 3 मॉडल पढ़ते हैं हम लोग मेनली। सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग का मॉडल भी बोलते हैं। और उसमें बिल्कुल सिंपल था कि परमाणु क्या होता है, एक ठोस धनावेशित गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिसमें धनावेश पूरे भाग में वितरित रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अंदर कहीं कहीं पर तरबूज के बीज के समान क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। फिर हमने दूसरा पढ़ा था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और उसमें भी हमने देखा था कि उसने एक स्वर्ण झिल्ली ली जिसके चारों ओर एक पर्दा लगाया और उस पर जिंक सल्फाइड का लेप किया, और फिर उसके ऊपर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की, और उसने अपने प्रेक्षण प्राप्त किए। और उसके बाद में उसने क्या क्या निष्कर्ष दिए, ये हम लोग पिछली क्लास तक पढ़ चुके थे। और आज हम लोग एक नया मॉडल और जो सर्वमान्य मॉडल है उसकी बात करेंगे, और वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बोर। आप लोग क्या हो कि जैसे एक ही मतलब चीज को पढ़ते रहते हो तो बोर हो जाते हो। तो मैंने इसीलिए इस बोर के मॉडल को उन दोनों मॉडल के साथ नहीं पढ़ाकर मैंने अलग ही टॉपिक के अंदर केवल और केवल इस बोर के मॉडल को पढ़ाने का डिसाइड किया। तो आप जब भी कभी बोर हो तो इस मॉडल को आप पढ़ सकते हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इसमें 3 हम लोग ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, उनके माध्यम से हमें पूरा का पूरा जो बोर के मॉडल है, हम 3 पॉइंट में बिना बोर हुए इस बोर के मॉडल को क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो नील्स बोर ने क्या बताया, जैसा कि हमने रदरफोर्ड में देखा था, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनकी ऊर्जा कम होती है, और ऊर्जा कम होती है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ कहाँ गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही कक्षा के अंदर निरंतर गति करता रहता है। तो इसीलिए नील्स बोर का पहला पॉइंट इसी पर आधारित है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या और एक निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। और उस पथ को हम लोग बोलते हैं कक्षा, या उसको हम लोग बोलते हैं कोश।
जिसको उसने नाम दिया था 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको KLMNO भी बोल सकते हैं। तो पहले पॉइंट को मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला हो जाएगा इसका परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या एवं निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इस पथ को क्या बोलते हैं हम लोग? कक्षा बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। तो इस पथ को कक्षा, ऑर्बिट या कोस कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि इन कक्षाओं के नाम की बात करते हैं तो इनके नाम पहली कक्षा का 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा, लगातार चलता रहेगा। या हम लोग इसी को KLMN इस प्रकार की कक्षाएं भी हम उनको लिख सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, जिसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपना नाभिक है और इस नाभिक में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स हैं, जिन पर क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन दोनों की संख्या का योग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब नील्स बोर ने ये मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इस मॉडल के प्रस्तुत करने तक सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त थी। तो नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। अब इस नाभिक के चारों ओर क्या होगी? कक्षाएं होगी इस तरीके से। इस तरीके से अब कितनी कक्षाएं होगी, ये उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या है? ऑर्बिट है। इनको हम क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। अब जैसे ये तो अपना नाभिक है, ये पहली कक्षा है, तो इसको हमने K नाम दे दिया, या फिर इसको हम 1 भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, इसको 2 भी बोल सकते हैं। जैसे तीसरी है तो ये क्या हो जाएगी? M हो जाएगी और इसको हम 3 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो नील्स बोर का पहला जो सिद्धांत है या पहला पॉइंट वो ये कहता है कि ये परमाणु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है। इस पथ को हम क्या बोलते हैं? कक्षा या कोष बोलते हैं। और इसके नाम हम क्या बोल सकते हैं? KLMN इस तरीके से, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। तो आई थिंक आपका जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो रहा होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं। देखो यहाँ पर इसने बोला निश्चित त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब ये नाभिक है, तो हर कक्षा की कोई न कोई क्या होगी? फिक्स त्रिज्या होगी। और ऊर्जा, अब रदरफोर्ड ने उसके स्थायित्व के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी, ना कोई वृद्धि होगी। जब ये एक कक्षा में निरंतर गति करता रहेगा तो इसकी ऊर्जा जो होगी वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, और जो उसकी त्रिज्या है वो भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इसके अलावा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली है, तो इसके ऊपर इसका क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बंधा हुआ रहेगा और इस प्रकार ये क्या करेगा? नाभिक के चारों ओर गति करता रहेगा। अब दूसरा सिद्धांत ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि केवल वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा जिसका कोणीय संवेग जो है वो NH/2π के क्या हो? बराबर हो। यानी कि उसने एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया जिसको मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर।
परमाणु में नाभिक के चारों ओर केवल वही इलेक्ट्रॉन गति करता है जिसका कोणीय संवेग तो आप सब लोग जानते हो, जब द्रव्यमान को किसी कण के वेग से गुणा किया जाता है तो हमें संवेग प्राप्त होता है। और यदि इसी तरीके से कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो द्रव्यमान इंटू वेग इंटू त्रिज्या ये किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ mvr। कण का द्रव्यमान, कण यानी जैसे इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो किस वेग से गति कर रहा है और वो जिस कक्षा में वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या क्या है। तो कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होता है। तो इसको मैं एक अगर फॉर्मूले का रूप दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो ये इस बोर के मॉडल का दूसरा बिंदु है जहां यदि हम बात करें m की तो m जो है ये कण का द्रव्यमान है, v यहाँ पर जिस वेग से कण गति कर रहा है उसका वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। r जो है ये क्या है? त्रिज्या है। जिस पथ पर वो गति कर रहा है उस पथ की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यदि हम n की बात करते हैं तो n जो है वो कक्षा है, जैसे पहली है तो n का मान 1 हो जाएगा और 2 दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? एक पूर्ण गुणांक है। और इसका मान क्या हो सकता है? 1 2 3 जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो उसका मान हो जाएगा। फिर बात करते हैं h की, तो h यहाँ पर है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, और इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये इसकी वैल्यू होती है। यदि हम यहाँ पर पाई की बात करते हैं तो ये भी क्या है? दोनों कांस्टेंट हैं। और पाई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है? 22/7 होती है। या फिर इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? 3.14 इसकी वैल्यू ली जाती है। तो आई थिंक दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे बिंदु में उसने क्या बात की? तो तीसरे बिंदु में जो उसने बात की उसकी यदि हम बात करें तो ये वैसे मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि तीसरे पॉइंट में उसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में निरंतर गति करता रहेगा तो उसकी ऊर्जा जो रहेगी वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, निश्चित रहेगी। ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि आप जिस भी जगह पर बैठे हो, एक ही जगह पर बैठे हो, ना तो आप ऊपर जा रहे हो ना आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। जब आप एक जगह से ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। और जब आप नीचे की तरफ उतर रहे होगे तो आराम से आप रिलैक्सली जो है वो क्या करोगे? नीचे उतर जाओगे, यानी कि आप क्या करोगे? एनर्जी का उत्सर्जन करोगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तभी क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर वो अवशोषण करेगा। तो तीसरा पॉइंट इसी पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी निश्चित कक्षा के लिए स्थिर रहती हैं,
निश्चित कक्षा की बात कर ली तब तो स्थिर होगी, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटी कक्षा से बड़ी वाली कक्षा में जा रहा है, यानी कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा है, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और इस तरीके से बड़ी कक्षा से अगर छोटी कक्षा में आ रहा है तो आराम से आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और यदि ये उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ऊर्जा उत्सर्जन। तो ये है अपना नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो क्या है, सर्वमान्य मॉडल है। परमाणु का सर्वमान्य मॉडल। लेकिन इसकी एक कमी यह है कि ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए लागू होता है, या हाइड्रोजन के समान स्पीसीज, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन युक्त जो भी एलिमेंट है उसी के लिए लागू होता है, ये अन्य परमाणु के लिए लागू नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान स्पीसीज इनके लिए क्या होता है, ये लागू होता है। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि किस प्रकार से ये होगा, तो जैसे हाइड्रोजन तो है ही इसमें, इसके अलावा जैसे हीलियम का 2 हो गया तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। इसी तरीके से लिथियम +2, यदि हम इस तरीके से बात करेंगे तो यानी कि ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, दूसरे के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो ये इसकी कमी है, लेकिन फिर भी हम किसके मॉडल को मानते हैं, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को हम सर्वमान्य मॉडल मानते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई मॉडल प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ये रहा अपना बोर का मॉडल। तो जब भी आपकी इच्छा करे कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप बहुत बोर हो रहे हो, तो आप कौन सा मॉडल देख सकते हो, जिसकी अलग से मैंने क्लास लगाई है, वो है नील्स बोर का मॉडल। तो आई थिंक आपको नील्स बोर वाला मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। This could be good for me.